हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। अब मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं यूरिया प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 2 का जो है सॉल्व, यानी कि यूरिया रिएक्टर के जितने भी क्वेश्चन थे जो मैंने पूछे हैं उसके सारे जो है इसमें मैं आंसर दूंगा। सारे क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो मैंने जो है प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी यूरिया प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 2, जिसमें यूरिया रिएक्टर के जितने भी क्वेश्चन थे वो तो आपने देखा ही। अब जो है उनका जो वो तो क्वेश्चन थे, अब इसमें मैं उन सबका आंसर मैं बताऊंगा। उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने एचपी सेक्शन फ्लो डायग्राम यूरिया रिएक्टर का जो वीडियो बनाया है, ये जो वीडियो मैंने जो बनाया है वो आप देख लीजिए, क्योंकि आपके जो है 50% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आप एचपी सेक्शन फ्लो डायग्राम अगर आप देखे हो यूरिया रिएक्टर का ये वाली मेरी वीडियो, तो जो है अप्रोक्स जो है 50% क्वेश्चन तो ऑलरेडी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में जो है यूरिया प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन में जो मेरे क्वेश्चन पूछा था वो था ये कि प्रोसेस डिटेल विद द हेल्प ऑफ पीएफडी, प्रोसेस फ्लो डायग्राम के हेल्प से जो है यूरिया रिएक्टर का क्या है डायग्राम बनाइए या उसकी डिटेल दीजिए। तो वो ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में एचपी सेक्शन फ्लो डायग्राम यूरिया रिएक्टर में जो है ऑलरेडी पीएफडी बना के ऑलरेडी समझा रखा है। उसके बाद जो है टाइप ऑफ रिएक्टर यूज फॉर यूरिया सिंथेसिस, तो यूरिया सिंथेसिस के लिए किस टाइप का रिएक्टर है, तो ये दोस्तों पीएफआर प्लग फ्लो रिएक्टर है। और कहीं कहीं यूरिया जो बनती है जैसे स्टीमोकार्बन ऑपरेशन टेक्नोलॉजी से या डिफरेंट टेक्नोलॉजी से अगर बनती है तो वहाँ ऑटोक्लेव रिएक्टर्स होते हैं यूरिया के, तो वो अलग है। मैं इसमें प्रोडक्ट को लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों प्लग फ्लो रिएक्टर ही है। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, तो दोस्तों रिवर्सिबल है। टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कैसे है, इंडो है या एक्सो है, तो वो जो है ओवरऑल क्या रिएक्शन है वो मैंने जो यूरिया का जो है फ्लो डायग्राम पढ़ाया था या इसमें एचपी सेक्शन में जो यूरिया कैसे बनती है वो जब बताया था, तो वो उस वीडियो में आपको मिल सकता है कि ओवरऑल जो रिएक्शन कैसे है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, वो पूरे कैलकुलेशन करके मैंने उसमें बताया था, तो आप देख सकते हो। उसके अलावा केमिकल यूज जो है केमिकल इक्वेशन मैंने पूछा था कि कौन सा केमिकल इक्वेशन होता है, यानी कि रिएक्शन जो है रिएक्शन का इक्वेशन, तो रिएक्शन का इक्वेशन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। उसके बाद जो है कैटालिस्ट किस टाइप का यूज हो रहा है यूरिया सिंथेसिस में, तो यूरिया सिंथेसिस में कोई भी किसी भी प्रकार का कैटालिस्ट नहीं यूज होता। उसके बाद फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या है, तो उसके लिए मैंने जो है लासा तेलिए का जो नियम है जो यूरिया प्लांट के लिए है, तो उस वीडियो में आप देख लोगे तो यूरिया बनने का जो है फेवरेबल कंडीशन क्या है और लासा तेलिए का नियम क्या है वो सब कुछ उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस जो है टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा या प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, N/C रेशियो यानी कि अमोनिया और कार्बन की जो कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो घटेगी तो क्या होगा, और N/C रेशियो बढ़ेगी तो क्या होगा। ये सारे जो है व्हाट इफ एनालिसिस जो है ये मैं एक साथ हर सेक्शन को लेके चलूंगा, तो उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा। बाकी व्हाट इफ एनालिसिस क्या है इसको अगर आपको समझना है तो आप जो है डीसल्फराइजेशन सेक्शन का जो है सॉल्व जो है जो अमोनिया प्लांट जो मैं अमोनिया प्लांट पढ़ाया हूँ, तो अमोनिया प्लांट जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने डीसल्फराइजेशन सेक्शन का सॉल्व जो है क्वेश्चन करके एक वीडियो बनाया हूँ, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से व्हाट इफ एनालिसिस बताया है। तो व्हाट इफ एनालिसिस आप वहाँ पे जाके सीख सकते हो, नहीं तो इसको एक एक करके मैं व्हाट इफ एनालिसिस लाऊंगा। इसमें क्या है कि व्हाट इफ एनालिसिस इतनी बड़ी हो जाती है दोस्तों कि एक वीडियो में ये कवर अप ही नहीं हो पाएगा। उसके अलावा पुअर कन्वर्जन, अगर जो है कन्वर्जन यहाँ पे पुअर हो रहा है तो उसका क्या रीजन है कि कन्वर्जन पुअर मिल रहा है, यानी कि आपने अमोनिया और CO2 से जो यूरिया बनाया तो यूरिया जितना बननी चाहिए उतना नहीं बन पा रहा है, तो क्या है उसका क्या मतलब, ऐसा क्यों हो रहा है।
तो आपने तो प्लांट चलाया नहीं, तो मोटा मोटा आप समझा सकते हो कि कोई भी रिएक्शन जो है तभी अच्छी होगी जब उसकी जो कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं अगर वो मेंटेन करके रखा जाए। जैसे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, जैसे N/C रेशियो है, N/C रेशियो यानी कि हमारे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो है, अगर फिक्स जो रेशियो है उसी में आप भेज रहे हो तो कन्वर्जन अच्छा मिलेगा, अगर नहीं भेज रहे हो तो कन्वर्जन पुअर मिलेगा। उसके अलावा फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जो स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है उस पर भी डिपेंड करती है। उसके अलावा एक्टिव सरफेस एरिया, सरफेस एरिया उसको क्या दे रहे हो, कम दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो। उसके अलावा टेम्परेचर, जो रिएक्शन का करने के लिए जो टेम्परेचर है वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, रिएक्शन करने का जो प्रेशर है वो मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। जैसे अमोनिया का जो है हाई प्रेशर लो टेम्परेचर जो है एक तरह से, तो प्रेशर उतना मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंसी में जो है कन्वर्जन अच्छा होता है, लेकिन इसमें तो प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई कैटालिस्ट हम यूज ही नहीं करते हैं। उसके अलावा स्पेस टाइम होता है, स्पेस वेलोसिटी होती है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो है कन्वर्जन हम निकाल सकते हैं कि कन्वर्जन क्यों हो रहा है। उसके अलावा होल्डिंग टाइम या कॉन्टेक्ट टाइम, यहाँ पे जो है हमारे ट्रे जो लगी होती हैं, जो हमारे सीव ट्रे होती हैं, तो सीव ट्रे जो है यहाँ पे जो है अमोनिया और CO2 का जो है कांटेक्ट टाइम कितना मिल रहा है, कांटेक्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, तो कांटेक्ट टाइम या होल्डिंग टाइम इसे कहते हैं। तो ये मिल पा रहा है कि नहीं, ये भी पुअर कन्वर्जन है या अच्छा कन्वर्जन है, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद लेस कंटेंट ऑफ इनर्ट्स, यानी कि इनर्ट्स, जितनी भी इनर्ट्स होती हैं तो इनर्ट्स हमारी जो है एक तरह से रिएक्शन में बाधा पहुंचाती हैं। अगर इनर्ट्स वो है अगर प्रेजेंस है तो वो क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे। इसके अलावा जो है मोल मोल रेशियो तो हो गया हमारा एक तरह से। तो ये सब चीजें जो हैं अब आपको बता सकती हैं कि क्या है पुअर कन्वर्जन का क्या रीजन है। तो इतने सारे रीजन होते हैं जिनको हम लेके चलते हैं। अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो कन्वर्जन पुअर होगा, अगर यही मेंटेन होगा तो कन्वर्जन बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों क्या है, इसके अलावा हमने क्वेश्चन पूछा था रिएक्टर की सेफ्टी, जो है रिएक्टर सेफ्टी। तो रिएक्टर की सेफ्टी जो है बहुत ही बड़ा प्रोसीडर है। इसमें जो है ट्रिप लॉजिक हम पढ़ेंगे, अलार्म पढ़ेंगे, स्विच पढ़ेंगे, इंटरलॉक सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे। तो रिएक्टर की सेफ्टी पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है और एक तरह से बहुत डिटेल इसका डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सारे इंटरलॉक सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा। तो तब आपको पता चलेगा कि रिएक्टर की सेफ्टी कैसे कैसे होती है। उसके अलावा जो है हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अमोनिया इनलेट डिटेल, यहाँ से जो है अमोनिया जो इन हो रही है और यहाँ से CO2 इन हो रही है, तो अमोनिया के इनलेट होने का जो है डिटेल और CO2 के इनलेट होने का डिटेल क्या है। दोस्तों अमोनिया गैस है वो सीधे ऐसे डायरेक्ट रिएक्टर में इन नहीं होती, ये क्या होती है कि एक सबसे पहले नोजल के थ्रू जाती है। ये जैसे ये है हमारी, इसमें हमारी जो है ये जो है गैस की जो लाइन है, जैसे CO2 गैस की लाइन है, तो CO2 गैस की लाइन जो है सबसे पहले नोजल में जाएगी, ये ऊपर से बंद रहेगी और इसमें जो है हमारे कई नोजल यहाँ पे कई होल्स रहेंगे, बहुत सारे होल्स रहेंगे और इस होल से जो है निकल निकल के हमारी जो है CO2 हो या अमोनिया हो ये जाएंगी। तो उसमें मैंने पूछा था कि जो नोजल का जो है साइज क्या है, तो ये नोजल की जो साइज है ये 8 इंच की होती है, 8 इंच की और 10 इंच की। नोजल की साइज जो है अमोनिया की, अगर अमोनिया नोजल की बात करें तो अमोनिया नोजल की जो साइज है 8 इंच है और इसमें जो होल हैं जिससे वो निकल के अमोनिया जा रही है ऊपर, तो उस होल का जो डायामीटर है वो 10 mm, यानी कि ये जो है ये 8 इंच की है और ये जो होल है, होल का जो है हमारा डायामीटर है, होल का डायामीटर वो कितना है 10 mm है। किसके केस में दोस्तों, अमोनिया के केस में। उसके अलावा हमारा CO2 की अगर देखें
तो CO2 की जो नोजल साइज है, ये हमारी CO2 की जो नोजल साइज है ये 6 इंच की है। और इसमें जो होल है, ये जो होल है, वो होल का जो डायामीटर है वो है दोस्तों 8 mm। 8 mm क्या है डायामीटर, किसका है, होल का, जो इसमें होल बने, छेद बने हैं जिससे हमारी ऊपर जा रही है। तो ये भी हो गया आपका। उसके अलावा रिएक्टर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर इस वाले वीडियो में मिल जाएगा। HP सेक्शन 16 ग्राम यूरिया रिएक्टर में ही आपको ये मिल जाएगा। उसके अलावा रिएक्टर ऑपरेटिंग प्रेशर का भी उसी में मिल जाएगा आपको। उसके अलावा अमोनिया जो है अमोनिया जो इन हो रही है उसका टेम्परेचर प्रेशर कितना है, तो भी वो इस वीडियो में आप देख सकते हो। उसके अलावा CO2 जो इन हो रही है, यहाँ पे जो CO2 इन हो रही है तो उसका जो है टेम्परेचर कितना रहता है, प्रेशर क्या रहता है, वो भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसके अलावा HP सेक्शन स्टार्टअप और शट डाउन, ये तो सारे लूप को लेके चलूँगा तो होगा। उसका नाम प्रोसेस हजार्ड्स क्या क्या है ये रिएक्टर में, तो आप ऑलरेडी बता सकते हो कि प्रोसेस हजार्ड क्या है। सबसे पहले इसमें तो हाई प्रेशर हजार्ड्स है, हाई टेम्परेचर हजार्ड्स है। अमोनिया वैसे ही हजार्ड्स मटेरियल है। तो ये प्रोसेस हजार्ड्स तो आप अपने खुद से कर सकते हो, कितना हजार्ड्स है ये आप खुद ही पता कर सकते हो। उसके अलावा रिएक्टर आउटलेट सोल्यूशन कंपोजिशन, ये रिएक्टर है, रिएक्टर का ये आउटलेट, ये आउट होके E1 में गया। तो E1 में जब गया तो उसका जो है आउटलेट कंपोजिशन क्या है, उसमें अमोनिया कितनी है, CO2 कितना है, पानी मतलब स्टीम कितनी है, तो वो सारी जो है कंपोजिशन जो है इस वाले उसमें मैं आपको बता रखा हूँ। तो ये भी आप उसी से कर सकते हो। सोल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद प्रॉब्लम कम इन HP सेक्शन, HP सेक्शन में क्या प्रॉब्लम आती है ये आपको पता लगाना है। तो दोस्तों HP सेक्शन में प्रॉब्लम क्या आती है ये आप जो है तभी जानोगे जब आप यूरिया प्लांट में काम कर रहे हो। अगर मैं आपको रट्टा बता दूं कि ये प्रॉब्लम आती है तो आप क्या होगे, भूल जाओगे, या जो है आप जो है धोखा खा सकते हो। एक मैं जो है केस स्टडी बता रहा हूँ, केस स्टडी जो मैंने जो है रिसेंटली जो 1 साल पहले मेरे साथ घटित हुआ था कि एक सीनियर था, उसने जो है पूरे अच्छे से जो है यूरिया, वो उसका जो है वो जॉब करता था पावर प्लांट में, और पावर प्लांट में जो है वो जॉब करता था, लेकिन उसके पास नॉलेज बहुत अच्छी थी, क्यूरियसिटी लर्निंग, मतलब क्यूरियस टू लर्न बहुत ज़्यादा उसको था। यानी कि वो जो है सोचता था कि मैं जो है IOCL में या कहीं भी मैं जॉब करूं। तो उसने क्या किया, वो तो पावर प्लांट का बंदा था, पावर प्लांट के लोगों को वैसे ही जो है बहुत कम लेती है, जो है कहीं भी अगर IOCL की वैकेंसी है, अगर आप केमिकल इंजीनियर हो और अगर पावर प्लांट में आप जॉब कर रहे हो तो उसका एक्सपीरियंस बहुत कम काउंट किया जाता है, या उसको नहीं लिया जाता है। उसके जगह पे अमोनिया वाला कोई बंदा है उसे ले लिया जाता है, या यूरिया वाला बंदा है उसे ले लिया जाता है। लेकिन पावर प्लांट का जो एक्सपीरियंस बहुत ही उस बंदे को बहुत कम रेयर केस में लेते हैं। तो वो जो सीनियर था वो जो है उसके पास नॉलेज बहुत थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन बस वो पावर प्लांट का एक्सपीरियंस लिया था, जिसकी वजह से उसकी जो है कई बार जो है रिजेक्शन मिला IOCL में। फिर उसने तय किया कि हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है किसी फर्टिलाइजर कंपनी में यूरिया प्लांट में जॉब करें या अमोनिया प्लांट में जॉब करें। तो उसको मौका मिल गया, कोई एक्स जो है, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, कोई एक्स कंपनी थी। उसने क्या किया कि उसने रिज्यूम में दिखा दिया कि मैं यूरिया प्लांट में जो है 3 साल से जॉब कर रहा हूँ, जबकि वो किसका बंदा था, वो तो पावर प्लांट का बंदा था, पावर प्लांट का जॉब करता था। लेकिन उसने रिज्यूम फर्जी बनाया, उसमें मेंशन कर दिया कि मैं यूरिया प्लांट में जो है 3 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा था, यूरिया प्लांट में तो वर्क नहीं कर रहा था। तो उसने क्या, उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मैंने आपको बताया वो बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग था। उसने पूरे PNID रट डाली थी, कहाँ से फ्लो जा रहा है, कौन से कितने लाइन की इंच, कौन सा कंट्रोल हुआ, पूरे अच्छे से उसने रट्टा मार लिया था। और जब जो है इंटरव्यू हुआ तो बहुत ही शानदार इंटरव्यू हुआ उसका। जितने जो है 25 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे, 25 में से 24 क्वेश्चन उसने जो है
वो जॉब नहीं कर रहा था, वहाँ पे काम नहीं किया था, लेकिन उसने पूरा रट्टा मारा था, एकदम अच्छे से समझा था पीएनआईडी वगैरह को, और उसने जो है 25 में से 24 क्वेश्चन का एकदम सही सही आंसर दे दिया, यानी कि उसका सिलेक्शन पक्का था। फिर जो है क्या हुआ कि जैसे एंडिंग आई इंटरव्यू की, तो एक जो है इंटरव्यूअर जो था उसके सामने, तो उसने एक क्वेश्चन रख दिया कि अच्छा ये बताओ कि यूरिया प्लांट में जो है, यूरिया प्लांट में किस टाइप की जो है प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है। यानी कि ये जो मैंने क्वेश्चन आपको रखा था ना, यही वाला उसने क्वेश्चन पूछा था कि प्रॉब्लम एचपी सेक्शन में, मैंने यहाँ पूछा है कि एचपी सेक्शन में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, जबकि उसने जो इंटरव्यूअर ने उससे पूछा था कि अच्छा ये बताओ यूरिया प्लांट में किस टाइप की प्रॉब्लम आती है, कितने तरह की समस्याएं आती है, कितने तरह की दिक्कतें आती हैं। तो वो बंदा था पावर प्लांट का, उसने बहुत अच्छी तैयारी की थी, सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो क्या वहाँ काम नहीं किया था। इसकी वजह से उसने जो है प्रॉब्लम नहीं बता पाया कि यूरिया सेक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब वो फेस करेगा तभी तो बताएगा। मैं भी आपको यहाँ पे बता दूं कि कौन कौन से प्रॉब्लम आती हैं, तो मैं आपको ओरल ही बता दे रहा हूँ, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप काम करोगे तब जानोगे कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो वहां पे क्या हुआ कि जब जैसे उससे सामने ये क्वेश्चन रखा गया, तो वो एक भी क्वेश्चन नहीं बता, मतलब एक भी प्रॉब्लम नहीं बता पाया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। अगर उस प्लांट में, अगर वो बंदा जो है यूरिया प्लांट में अगर काम करता, तो वो खुद बता देता कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे सबसे पहली दिक्कत जो आती है वो आती है कि लाइन चोकिंग की। लाइन जो है हमारी जो है सबसे ज़्यादा चोक हो जाती है। वैक्यूम सेक्शन की लाइन हुई, या जो है यूरिया को जो ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं, लाइन यूरिया की पाइपलाइन जितनी भी हैं जहाँ पे यूरिया का फ्लो हो रहा है, वहाँ पे वो चोक हो जाती हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ तुरंत चोक हो जाती हैं, उनको फ्लश करो KW से, HW से या LW से। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती हैं वो आपका जो है स्क्रैपर बम्पिंग की आती है। जैसे ठंडी के दिनों में जो है जो आपकी यूरिया प्रिल बनती है, तो वो जो है एक एक करके जो है चिपक जाते हैं, तो वो पूरे के पूरे एकदम लम्प्स ज़्यादा बनने लगते हैं, यूरिया लम्प्स ज़्यादा बनने लगते हैं, तो स्क्रैपर बम्प करने लगता है। तो स्क्रैपर बम्पिंग की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। उसके बाद लाइन चोकिंग की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद वैक्यूम मेंटेन होने की, जैसे टोर फ्लशिंग हुआ या जो है जितने भी डोम फ्लशिंग हुआ, तो वहाँ पे जो है वैक्यूम मेंटेन करने की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। उसके अलावा आपको अगर देखोगे तो एचपी सेक्शन में जितने भी कंडेंसर हैं, कंडेंसर या जो है हीट एक्सचेंजर है, उनकी कूलिंग में कितना टेम्परेचर रखना है कितना नहीं है, उसमें दिक्कत आती है। उसके अलावा स्टीम डिस्टिलेशन जो है, वहाँ पे जो है स्टीम, वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जब आप काम करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ किस क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी जो है ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए जो है आपको ये क्वेश्चन जो है अगर आप किए हो तभी आंसर दो, अगर नहीं किए हो तो मत दो, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ रिएक्टर। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ रिएक्टर पे आते हैं। तो इसमें जो है मैंने टोटल हाइट पूछा था। तो टोटल हाइट जो है, जैसे हाइट दो तरह की है। एक तो टोटल हाइट जो है एकदम सबसे पहले आप देखो कि रिएक्टर को तो जमीन के पास, मतलब सरफेस पे तो नहीं रखा गया है, उसको थोड़ा सा ऊपर जो है एक तरह से सपोर्ट बना के उसके बाद रिएक्टर को वहाँ पे रखा गया है। तो टोटल हाइट जो है सरफेस से लेकर अगर रिएक्टर के टॉप तक देखोगे तो वहाँ पे टोटल हाइट जो है हमारी 45 मीटर है। कितना है दोस्तों? 45 मीटर। अगर रिएक्टर की, ओनली रिएक्टर की देखोगे, रिएक्टर की, तो वो आपकी जो आएगी वो जो है 40 मीटर आएगी। 40 मीटर रिएक्टर की, मतलब इक्विपमेंट की टेल टू टेल जो हाइट है वो जो है 40 मीटर है। और जो है अगर पूरी हाइट देखा जाए तो वो 45 मीटर है। उसके अलावा जो है टोटल वेट जो पूछा है कि टोटल वेट कितना है, तो टोटल वेट जो है आपका 178 मीट्रिक टन, 178.2 मीट्रिक टन वो उसका
वेट है मीट्रिक टन में। उसका वॉल्यूम, रिएक्टर का वॉल्यूम कितना है, तो रिएक्टर का वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो ये है 135 m3। उसके अलावा आउटर डायमीटर, इसकी ओडी आउटर डायमीटर जो है ओडी की बात करें तो ओडी है 2.3 मीटर। उसके अलावा आईडी की बात, इनर डायमीटर की बात करें तो ये है आपका 1.964 मीटर, ये है इसका इनर डाया। और इसके अलावा इंसुलेशन थिकनेस, ये जो है इसकी जो है इंसुलेशन लगा है, ये इंसुलेशन जो लगा है तो इंसुलेशन की कोई ना कोई थिकनेस होगी। तो इंसुलेशन की जो थिकनेस है वो आपकी इंसुलेशन की थिकनेस 90 है, 90 mm का जो है इंसुलेशन की थिकनेस है। टाइप ऑफ ट्रे, ट्रे के कितने टाइप्स के हैं, तो दोस्तों कहीं कहीं जो है यूरिया रिएक्टर में जो ट्रे हैं वो सीव ट्रे हैं और कहीं कहीं केसाले ट्रे हैं। केसाले ट्रे भी है और सीव ट्रे है, तो अगर कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कहीं कहीं सीव ट्रे होती है और केसाले ट्रे दोनों होती है। नंबर ऑफ ट्रे, कितने नंबर ऑफ ट्रे हैं, कितने ट्रे हैं, तो 15 ट्रे हैं। कितने दोस्तों, नंबर ऑफ ट्रे कितनी है, 15 है। उसके अलावा जो है ट्रे की स्पेसिंग, ट्रे स्पेसिंग कितनी है, ट्रे पे स्पेस कितना है, तो ये आपका 2.5 मीटर, इतना स्पेस है कि आप सो सकते हो। कभी आप मेन होल जब खुले रिएक्टर का तो नीचे उतरना पहले ट्रे पे, आपको इतना जगह मिलती है जितनी ट्रेन की सीट पे मिलती है रिजर्वेशन, तो आप वहाँ पे सो भी सकते हो। उसके अलावा हमने पूछा था कि नंबर ऑफ होल इन ईच ट्रे, जो सीव ट्रे आपकी ये है सीव ट्रे, इसमें होल्स कितने हैं, नंबर ऑफ होल कितने हैं, तो इसमें जो है 450 नंबर्स ऑफ होल्स हैं। उसके अलावा डायमीटर ऑफ ईच होल, जो ये होल्स हैं इस सीव ट्रे पे जो ये होल बनी है इनका डायमीटर क्या है, तो इनका डायमीटर हमारा है 8 mm की, ये जो है 8 mm के हैं, 8 mm के हैं। इसके अलावा जो है हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि सेल थिकनेस, ये सेल है जो रिएक्टर की जो सेल है, तो सेल की थिकनेस क्या है, तो सेल की थिकनेस हमारी कितनी है दोस्तों, इसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो हमारे रिएक्टर की जो सेल थिकनेस है, सेल थिकनेस हमारी जो है 60 mm है। और इसकी एमओसी, सेल किस चीज़ की बनी है, तो ये CS यानी कार्बन स्टील की सेल बनी है। और सेल का जो लाइनर है, ये लाइनर देखो ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये सेल है। और ये रेड से मैंने जो दिखाया है ये रिएक्टर का लाइनर है, ये रेड से यानी कि ये जो है कवर अप मैंने किया है रेड कलर से, वो जो है इसका लाइनर है। तो ये पूछ रहा है कि जो सेल की जो लाइनर है उसकी थिकनेस क्या है, तो ये इसके बीच में रेड से और ब्लैक के बीच में जो गैप है, ये वाला गैप, इसकी थिकनेस कितनी है, जैसे यहाँ पे है तो ये जो है ये लाइनर है और ये सेल है, तो सेल और लाइनर की जो थिकनेस है, थिकनेस वो कितनी है, तो ये है 7 mm, यानी कि 7 mm की थिकनेस है, यानी कि सेल से 7 mm तक हमारा क्या है, लाइनर है। उसके अलावा जो है लाइनर की एमओसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा लाइनर है, लाइनर की एमओसी, एमओसी का मतलब होता है जो है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इसकी जो एमओसी क्या है, तो इसकी एमओसी है हमारा SS 316L। दोस्तों L क्या है, ये भी पूछा जाता है। SS स्टेनलेस स्टील हो गया, 316 हमारा ग्रेड हो गया। L क्या है, L क्यों कहते हैं, तो L को भी समझ लीजिए। जैसे SS 316 में हमारा कौन कौन सा कंपोजिशन है, तो हमारा मोलिब्डेनम होता है, उसके बाद निकिल होता है, उसके बाद क्रोमियम होता है। तो सबसे पहले SS 316 की कंपोजिशन देखो, और बाकी जो है कार्बन होता है, कार्बन को हम लिख दे रहे हैं C से, ठीक है। तो मोलिब्डेनम जो है हमारा SS 316 की अगर बात करें तो हमारा जो है 2%, निकिल 14%, और उसके बाद क्रोमियम 22%, और जो है कार्बन की अगर देखें 0.08%, ठीक है।
तो ये SS316 की कंपोजिशन है। अगर SS316L के देखोगे, 316L की, L का मतलब होता है लो कार्बन, तो उसमें जो है मोलिब्डेनम जो है हमारा 2% ले लो, निकिल हमारे जो है 14% ले लो, क्रोमियम हमारे 22% ले लो। लेकिन कार्बन क्या होगा इसमें, कार्बन क्या होता है इसमें, कार्बन 0.03, सॉरी पॉइंट, ये है 0.03%। तो ये L जो है लो कार्बन को दिखाता है। SS316L का मतलब कि लो कार्बन। इसमें कार्बन कितना है 0.08 है, लेकिन इसमें कार्बन कितना है 0.03%। तो SS316 में ज्यादा कार्बन है, SS316L में यानी कि लो, यानी कि इसमें कार्बन कम है, तो यही इसको दर्शा रहा है। उसके अलावा जो है, क्योंकि इसमें 0.08 था, इसमें 0.03 हो गया। उसके अलावा मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ वीप होल, वीप होल क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको मालूम है तो वीप होल के बारे में आप बताइए कमेंट करके, अगर नहीं मालूम है तो वो भी कमेंट करके बताइए वीप होल क्या होता है, वो मैं बता दूंगा। उसके अलावा कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वीप होल, तो टोटल नंबर ऑफ वीप होल कितने हैं हमारे, तो 93 हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वीप होल इन सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में कितना है हमारा 57 है। उसके बाद जो है टॉप डोम, टॉप डोम में हमारा कितना है, ये टॉप डोम है, ये टॉप डोम है, तो टॉप डोम में हमारा कितना है, तो टॉप डोम में हमारा 19 है, 19 वीप होल है। उसके बाद बॉटम डोम, ये जो है हमारी बॉटम डोम है, तो बॉटम डोम में हमारा जो वीप होल है, वीप होल जो है इधर है बॉटम डोम में, वो 16 है। उसके अलावा नंबर ऑफ वीप होल इन ओवरफ्लो लाइन, ये ओवरफ्लो लाइन है, यहाँ से ये पूरा कन्वर्जन हुआ, फिर यहाँ से होके ये ऐसे निकला, तो ओवरफ्लो लाइन में हमारा वीप होल कितना है, तो इसमें एक है, ओनली 1 है। तो मुझे लगता है ये पूरा कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन बस हमारा बचा है इसमें, और वो है कि वाई इवन वेपर लाइन गिवन सो हाइट एंड यू लुक, वाई इवन वेपर लाइन गिवन सो हाइट एंड यू लुक, यानी कि इवन की जो वेपर लाइन है वो ज़्यादा हाइट पे क्यों है और यू लुक में क्यों है, इसको चलिए समझते हैं। अरे यार सॉरी, इसमें ये वीडियो बन नहीं सकते दोस्तों, 1 मिनट बस रिमेनिंग है, तो बस मैं जल्दी जल्दी बताते रहा हूँ। इसमें क्या है, इसका सही आंसर है कि अवॉइड कार्बामेट इंग्रेस इन इवन, इवन में जो है कार्बामेट ना चला जाए, इसकी वजह से जो है हमारा जो है ओवरफ्लो लाइन को यू लूप में रखा गया है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा इस वीडियो में, जो है बहुत कम टाइम बचा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।